नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में जीवों में जनन जो कि इकाई फर्स्ट जनन का चैप्टर अध्याय है। तो इसके बारे में आपको सिलेबस के बारे में पहले वीडियो में बता दिया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो चलिए आज मैं शुरू करने वाला हूँ जीवों में जनन। तो जीवों में जनन को जानने से पहले आपको जानना होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको बायोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा होगा। तो चलिए जीव विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान की परिभाषा यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके परिभाषा को अगर भूल जाइएगा तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको निकालना हो, किसी भी चीज़ का परिभाषा निकालना हो तो उसका पहला अक्षर आप जान लीजिए। जैसे हुआ जीव जीव है तो जीव, इसका मतलब हुआ जीव विज्ञान के बारे में। अगर जीव विज्ञान की परिभाषा बनाना हो, अगर ये परिभाषा आप भूल जाइएगा तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ इतना ही जानना होगा। उसके बाद आपको ये जीव लगा दीजिएगा। उसके बाद जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको भौतिक विज्ञान के बारे में जानना हो तो आप उससे पहले भौतिक को लगा दीजिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको रसायन विज्ञान के अध्ययन करना हो तो आप रसायन लगा दीजिएगा। उसके बाद रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से रसायन विज्ञान की परिभाषा बन जाएगा, जीव विज्ञान की परिभाषा बन जाएगा, भौतिक विज्ञान का परिभाषा बन जाएगा। इस तरह से आपको सभी विषयों की परिभाषा बन जाएगी। तो आपको इसमें हम बताने वाला हूँ जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान की परिभाषा को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और चलिए नेक्स्ट चीज़ के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बायो मतलब हुआ लिविंग, मतलब जीवित जीव। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवित जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। और लॉजी का मतलब होता है लोगस, मतलब टू स्टडी। जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, आप जान चुके हैं। और जीव विज्ञान का प्रयोग दो वैज्ञानिक ट्रेविनेरस एवं लेमार्क, ट्रेविनेरस जो कि जर्मन के हैं और लेमार्क फ्रांस के, ने सन 1801 ईस्वी में प्रयोग किए थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरे प्यारे छात्र एवं मेरे दोस्त, जीव विज्ञान के पिता होते हैं अरस्तु, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है अरिस्टोटल, ARISTOTLE। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिख देते हैं अरस्तु इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो जाता है, इसलिए स्पेलिंग अरस्तु नहीं अरिस्टोटल होता है। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीव विज्ञान की शाखा दो हैं। जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है जूलॉजी, दूसरी है वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनी। तो चलिए जंतु विज्ञान की परिभाषा और वनस्पति विज्ञान की परिभाषा को जान लेते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि जंतु इसके पीछे है, तो इसीलिए जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और जंतु मतलब ये होता है गाय, भैंस, हाथी, बंदर, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ये सब चीज़ों को जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और बहुत चीज़ ऐसे हैं जंतु में, उसका भी अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तुए ही हैं। अरस्तु अरिस्टोटल हैं, इनको आप जान लीजिए, अरिस्टोटल। मेरे प्यारे छात्र, आप वीडियो के थंबनेल देखकर घबराइए मत। आपको वीडियो के जितने भी थंबनेल में लिखा गया है उसका भी कवर नीचे किया जाएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते चलिए, घबराइए मत। वनस्पति विज्ञान होता है बॉटनी। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, इसकी भी परिभाषा को हम जान लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों मतलब होता है वन, तो वनस्पतियों में पेड़ पौधा का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसको भी वैसे ही परिभाषा को याद करना है, वनस्पति। इस चीज़ को देखकर आप इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें रटना कुछ नहीं है, बस समझना है और सीखना है। जीव विज्ञान को कोई कहता है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। इसको समझिए, जितना हो सके सीखिए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
फैलाइए पूरा हिंदुस्तान में, ये आपसे नम्र निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक ये हैं थियोफ्रेस्टस। ये तो जनक बदला गए हैं, तो थियोफ्रेस्टर हैं वनस्पति विज्ञान के, और जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान के तो जनक थे अरस्तु। तो आपको उस चीज़ को याद करना है और इसमें थियोफ्रेस्टस को याद करना है। इसमें आपको ये नहीं रट लेना है कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं और तो इसका भी अरस्तु ही होंगे, अरस्तु नहीं होंगे। अरस्तु वो जंतु विज्ञान के जनक थे, इसमें वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। ओके, आप चलिए जीवन अवधि के बारे में जानते हैं, जो कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिखाया गया है। तो चलिए जीवन अवधि के बारे में हम जानते हैं। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन के परिभाषा को पहले जानते हैं। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का वह काल उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म हुआ 2000 ईस्वी में और मेरी प्राकृतिक मृत्यु हो गई 2050 में, यानी कि इस बीच में जितना भी मैं जीवित रहा वह मेरी लाइफ का जीवन अवधि कहलाएगा। तो इस तरह से आपको जान लेना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, वो है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। यह आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कौन सा वह जीव है जिसका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, तो वो आप बताएंगे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है वह है, उसका एग्जाम्पल है अमीबा एवं पैरामीशियम। इस तरह से आपको एक कोशिकीय जीव को जवाब देना है। टिक कर दीजिएगा एक कोशिकीय जीव। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आ जाए। हाँ दोस्तों, एक और नया चीज़ सीख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये चीज़ है कि कौन से जीव का कितना जीवन काल होता है। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए देख लेते हैं कौन से जीव का कितना जीवन काल होता है। देखिए, हाथी का जीवन काल होता है 75 वर्ष, कुत्ता का जीवन काल होता है 15 से 16 वर्ष, गुलाब का जीवन काल होता है 10 वर्ष, तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 हफ्ते, कौवा का जीवन काल होता है 15 वर्ष, केला का जीवन काल होता है 23 वर्ष, गाय का जीवन काल होता है 26 वर्ष, तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष, मगरमच्छ का जीवन काल होता है 60 वर्ष, घोड़ा का जीवन काल होता है 50 वर्ष, फलमक्खी का जीवन काल होता है 33 दिन, और धान का जीवन काल होता है 4 महीना, कछुआ का जीवन काल होता है 1 से 150 वर्ष, और बरगद का जीवन काल होता है 300 से 500 वर्ष। इसमें मोस्ट विविया है तोता। इसको आप देखिएगा हर साल 2-3 साल छोड़कर क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड मॉडल में कि तोता का जीवन काल कितना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आप इसको रट लीजिएगा। ये सभी जीवन काल आपको मोस्ट विविया ही समझिए, लेकिन इसमें मोस्ट विविया है तोता। इसको आपको जी पर याद रख कर करना है काम। तो चलिए नया टॉपिक की ओर देखते हैं। जनन रिप्रोडक्शन जीवों में जनन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको पहले जानते हैं और समझते हैं। इसका परिभाषा तो पहले जान लेते हैं। जनन वैसी जैविक क्रिया है जिसमें कोई भी जीव परिपक्व अवस्था में पहुंचकर अपनी वंश जाति को कायम रखने के लिए अपने ही जैसा एक छोटी सी संतति का निर्माण करते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। ये नहीं हुआ कि जीव जन्म लिया और जनन करने के लिए शुरुआत कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीव परिपक्व अवस्था में पहले पहुंचते हैं, उसके बाद जनन करना शुरुआत करते हैं। और जनन करना ये जरूरी नहीं है कि जनन करेंगे तभी जीव जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। जीव जीवित रह सकते हैं। जनन इसलिए किया जाता है कि वंश जाति को कायम रखें, अगली पीढ़ी को निर्माण हो, इससे मेरा सुरक्षा होगा, इसीलिए जनन करते हैं। तो जनन के करते हैं तो कौन कौन से जीव जनन करते हैं उसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य, ये सब जनन के करने वाले जीव के एग्जाम्पल है। तो देखते हैं जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन देखते हैं, जनन के प्रकार हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 प्रकार के जनन होते हैं। के 2 प्रकार में से हैं, एक अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो चलिए अलैंगिक जनन के कुछ बारे में जान लेते हैं। तो वो है सिर्फ इसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और ये संतान को या संतति को उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे कि एक जनक है और ये डिवाइडेड होकर 2 अपने ही समरूप संतति को जन्म दे देते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा होता है, लेकिन लैंगिक जनन में अलग अलग संतान उत्पन्न हो जाते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं।
समरूप नहीं होते हैं, ये सब चीज़ लैंगिक जनन में देखे जाते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, ये है एक जनक और इससे 2 संतान निर्माण हुए हैं। इस प्रकार से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। देखिए एक तरह से समरूप है, क्लोन है, तो इस तरह से इसको क्लोन कहते हैं। इसमें विभिन्नता होती है, इसमें विभिन्नता नहीं होती है, इसमें विभिन्नता नहीं होती है और इसमें लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए लैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे नर एवं मादा। नर बनाएंगे नर युग्मक और मादा बनाएंगे मादा युग्मक, इसको शुक्राणु कहते हैं, इसको अंडाणु कहते हैं। इस तरह से 2 रिलीज करेंगे, इससे युग्मनज होगा, युग्मनज से नए शिशु का निर्माण होगा। इसमें जो होगी विभिन्नता, वो विभिन्नता पाई जाएगी। इसमें विभिन्नता पाई जाती है और इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। इस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे जनन है जिसमें विभिन्नता पाई जाती है और कौन से ऐसे जनन है जिसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। जिसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है वो है अलैंगिक, और जिसमें विभिन्नता पाई जाती है वो है लैंगिक जनन। इस तरह से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चौथा टॉपिक है वह है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियाँ में हम देखते हैं। वो है बहुत सारे विधियाँ होते हैं, लेकिन मैं इसमें 6 विधियाँ को लिया हूँ जो कि बहुत ही विव्याय है। वह है विखंडन को फिजन, मुकुलन बडिंग और बीजाणु द्वारा स्पोर और खंडन, फ्रेगमेंटेशन और कायिक प्रबंधन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और पुनरुद्भवन रीजनरेशन। इस तरह से ये 6 विधियाँ हैं। 6 विधियाँ को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।